अली यार इधर ना एक ऑप्शन होता है एआई का, ज़रा वो देख लेना कि एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप ये सारा कुछ इसके मिनट्स भी लिख सकते हैं मीटिंग के। हमारे ग्रुप में ना 2 मेंबर्स हैं, मुझे आज पता चला है। अ, वो थोड़ा सा उन्हें ना सुनाई नहीं देता, वो हमारे वॉइस मैसेजेस वगैरह भी नहीं सुनते। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि उनके लिए अगर हम ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं इस पूरी मीटिंग को, तो यहाँ ऑप्शन ज़रूर होता है ट्रांसक्रिप्ट करने का। किसी दोस्त को यार वो चैट बॉक्स में ज़रूर बता दे। अच्छा, हो रही सब है टाइटल ठीक का है, ऑप्शन होता है यहाँ पे। होता है ना, उनको ये हम नोट्स ही दे दिया करेंगे। होता है, एडमिन वाली साइड पे होगा उसका बस सेटिंग। हो गया जी, हो गया। अच्छा, कहाँ थे हम? अच्छा, फर्टिलाइज़र सेक्टर में थे। फर्टिलाइज़र सेक्टर के ना 2-4 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए एक नई लर्निंग। फर्टिलाइज़र सेक्टर एक वाहिद वो सेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जिसको इकोनॉमी इफ़ेक्ट नहीं करती। पहली चीज़, मैं आपको 3-4 चीज़ें फर्टिलाइज़र सेक्टर की बताता हूँ, जो आपके लिए नई होंगी काफ़ी दोस्तों के लिए। पहली चीज़ कि इकोनॉमी का इतना बड़ा रोल नहीं है फर्टिलाइज़र सेक्टर पे। फर्टिलाइज़र सेक्टर में अगर कोई चीज़ महँगी हो, उनके रॉ मटेरियल में, उनकी बिजली, उनकी गैस, कोई भी, खैर गैस पे होती है वो ज़्यादा तो वो क्या करते हैं, वही पैसे आगे यूरिया और डैप की बोरी पे डाल देते हैं। तो नेट इफ़ेक्ट किसको होता है? वो होता है आपके कंज्यूमर को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमेशा याद रखिएगा कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर कोई नया प्लेयर नहीं आएगा। आप कहेंगे ये कैसी बात है? ये इसलिए एक नया प्लेयर नहीं आएगा, पाकिस्तान को टोटल फर्टिलाइज़र चाहिए ऑलमोस्ट 10.6 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है? और जो आपके 4 प्लेयर्स हैं ना मेन, ये फातिमा, एफएफसी, फर्ट, आरएफ हबीब, ये आपके 10 मिलियन पूरा कर देते हैं। तो कोई नया आने का सोचता ही नहीं है, क्योंकि नया तो तब आए ना जब टैम इंक्रीज़ हो। टैम से मतलब होता है जो आपकी पूरी एड्रेसेबल मार्केट है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट की। अगर मार्केट बड़ी हो तो फिर तो नया प्लेयर आए, नए प्लेयर ने आके क्या करना है? तो दूसरी रीज़न ये। तीसरी रीज़न ये होती है फर्टिलाइज़र सेक्टर में, फर्टिलाइज़र का प्लांट बड़ा महंगा प्लांट होता है। महंगे प्लांट से मुराद है ये आज के दिन में 2 से साढ़े 3 बिलियन डॉलर का एक प्लांट लगता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपको लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, और कोई 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर लेके इस मार्केट में आएगा, और उसकी इतनी ऑलरेडी जो सैचुरेट मार्केट है। यही रीज़न है, कंपनीज रिजर्व इसलिए रखती हैं अपने बुरे वक्त के लिए। फर्टिलाइजर सेक्टर की ये जो 3-4 कंपनीज है ना, वो ये सोचती हैं हमारा बुरा वक्त आना ही नहीं, क्योंकि हमें किसने कम्पीट करना है, हम ही 3-4-5 है। ठीक है, यही रीज़न है कि फर्टिलाइजर सेक्टर आपको डिविडेंड खुल के देते हैं। और आप अगर पास्ट हिस्ट्री देखें तो डिविडेंड बेस पे फर्टिलाइजर सेक्टर की हिस्ट्री बड़ी अच्छी रही है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद अब पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से निकल गए। अच्छा, दूसरा ये जो फार्मा सेक्टर की अभी बात हो रही थी, ग्लेक्सो, सर्ल, इन चीज़ों के बारे में। देखो, फार्मा सेक्टर का ना इंडिया के साथ जंग में एक प्रेशर आया था एपीआई का, लेकिन अब कहने को ये आया कि एपीआई जो है वो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान मंगवाने लगा है। पहले तो ये था ना कि शायद जंग हो या ना हो, तो एपीआई का अभी तो ट्रेड बंद हुई है, तो ट्रेड अब कल मोदी ने साफ कह दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि भाई हम टेररिज्म और ट्रेड को इकट्ठा नहीं चलाएंगे, तो हम पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करेंगे। भाई ना करो ट्रेड, हम वही चाइना से मंगवा लेंगे, हम वही चीज़ें कहीं और से मंगवा लेंगे, जो हमें पैसे महंगे पड़ेंगे वो गवर्नमेंट ने कहा है। मैंने आपको फार्मा सेक्टर के लेक्चर में ये बताया था कि देयर इज़ अ सिचुएशन जिसे कहते हैं हार्ड केसेस। हार्ड केसेस में गवर्नमेंट कैबिनेट से परमिशन ले लेता है पीएम कि भाई मैं इनको रिलीफ देने लगा हूँ। वो रिलीफ जब मिलेगा तो फार्मा सेक्टर को रिलीफ मिल जाएगा, प्लस डीरेगुलेशन की न्यूज़ ऑलरेडी थी, तो फार्मा सेक्टर इससे अच्छा बूस्ट हो जाएगा। 1 क्वार्टर की देर है, फिर आपने कहना कि ये फिर आपने आज तो कोई नहीं ना पूछ रहा सिटी फार्मा को, इनको जब ये चले जाएंगे ना 150 रुपए पे कभी बड़ी जल्दी, तो आप लोग ना ये ले लें। जैसे पीएसओ का 300 पे पीएसओ को लोग ये पूछते थे बेच दें, और आज सुबह से सबसे ज़्यादा ये पूछ रहे हैं पीएसओ ले लें। भाई क्यों करते हैं ऐसे? फैजान भाई कह रहे हैं बीबीएफएल का, सर बीबीएफएल का बताएं, अभी मैंने इनका बताएं क्या पूछना है बीबीएफएल के बारे में। बड़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी देर से टेक्निकली एक्यूमुलेशन फेज में है। अब इसने ट्रेंड ट्रेंड अप करना है बड़ी जल्दी, लेकिन उसके लिए ब्रेकआउट वॉल्यूम और मार्केट इंडेक्स की सपोर्ट चाहिए, तो ये हो जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सरल सल का तो वही। एचकार के आज के नंबर अच्छे आए हैं, लॉन्ग टर्म में एचकार इज नॉट अ गुड कंपनी। अहमद भाई कह रहे हैं एजीटीएल एंड एमटीएल।
AGTL की ना अहमद भाई बड़ी रीजंस आ गई हैं। ये पहली वो चीज़ है कि आपके जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, अभी एक नया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है ट्रैक्टर में, वो भी मिल्लत को मिल रहा है, जिनमें 5800 ट्रैक्टर चाहिए। प्लस ट्रैक्टर के ना आपके प्लेयर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। और AGTL इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी ना, तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक ब्रांड्स में हमेशा एक बात याद रखिएगा अहमद भाई, कि वो कहते हैं जैसा देश वैसा बेस। जो मल्टीनेशनल्स है ना, जो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वन ऑफ द रीज़न ये है कि वो उस मुल्क में जाके भी अपने SOPs को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आल्दो ये यूनिलीवर, नेस्ले, इन्होंने बड़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था मैकडोनल्ड्स की, मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, हार्वर्ड ने रिसर्च की थी, तो उन्होंने कहा इंडिया बहुत बड़ी मार्केट थी मैकडोनल्ड्स की, तो इंडिया में मैकडोनल्ड्स की सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने आलू टिक्की बर्गर लॉन्च कर दिया वो वेजिटेरियंस के लिए, तो उससे भी मैकडोनल्ड्स की सेल इंक्रीज हो गई। तो इस तरह, जिस तरह, हालांकि वो इनकी प्रोडक्ट लाइन में ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो इस तरह चीज़ें करने से ना, ये और AGTL में यही मसला चल रहा है कि पाकिस्तान मार्केट को जो इस टाइम नीड है, उस हिसाब से AGTL इनोवेट नहीं कर रहा, प्लस कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। सर आवाज आपकी ना बहुत स्लो है और दूर से आ रही है। सर मैं तो बड़ा नज़दीक बैठा हूँ। आवाज पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है। सही आ रही है सर, उसके इंटरनेट का इशू होगा। इंटरनेट का हो सकता है, लेकिन आवाज़ तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या क्वेश्चन था? कोई और? साथ भाई लिखें उधर, फिर अस्सलाम सारे सर। शुरू हो जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, क्वेश्चन उधर लिख दें। अच्छा, फौजी फूड्स की मैंने कहा लाइबिलिटी। सर मीर अली में आवाज जब ठीक आ रही है तो फिर सबको ठीक आनी चाहिए सर। आप किधर बैठे हैं? मैं वजीरिस्तान मीर अली। अच्छा, बच के रहिएगा सर, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, फौजी फूड्स की लाइबिलिटीज फिनिश हो गई, इस पे क्या है? देखें, देखिए साहब, फौजी फूड्स जो है ना, फौजी फूड्स उसकी लाइबिलिटीज खत्म हो गई हैं, टर्न अराउंड स्टोरी है, ग्रोथ पे है। उनका टारगेट है, मैं फौजी फूड की मैनेजमेंट से 1.5 माह पहले मिला था मेरे कुछ क्वेश्चन से, उनका टारगेट है कि वो 100 बिलियन की सेल पे जाएं। अभी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 23 से 24 बिलियन है, जबकि, अच्छा मैं आज इसलिए क्वेश्चन के ज़्यादा आंसर दे रहा हूँ, आज हमारा टॉपिक सिर्फ 10 मिनट का है। अच्छा, इनकी मार्केट कैप कुछ 23 से 25 बिलियन की कंपनी है ये इस वक्त, जबकि इसकी जो सेल्स हैं वो भी 23 से 25 बिलियन है। तो अब कंपनी ने अगले 3 से 5 साल का टारगेट रखा है कि हमने 100 बिलियन पे जाना है। अगर फौजी फूड्स 100 बिलियन पे जाती है, 100 अरब रुपए पे, तो मैं आपको सिर्फ कोलगेट के साथ उसका मुआवजा करने लगा हूँ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कोलगेट का रेवेन्यू सालाना एवरेज 115 अरब है, तो फौजी फूड टारगेट कर रहे हैं अगले 3 से 5 साल में 100 अरब पे जाने का। एक चीज़। दूसरी चीज़, बस ये मसला है कि फौजी फूड्स ने पिछले लोन्स उतारने के लिए राइट शेयर्स बड़े दिए थे, इनके पास फ्री फ्लोट में राइट शेयर, मतलब इनके जो मार्केट वो शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो बड़े ज़्यादा है, वो कोई 2 बिलियन के आसपास है, जो इसकी वैल्यू में एक रिस्ट्रिक्शन है। आल्दो ये बाय बैक करेंगे शेयर, अगर अपनी कंपनी बचानी होगी ना, तो ये बाय बैक ज़रूर करेंगे फौजी फूड शेयर। कब करते हैं, इट्स जरूर। मैंने उनसे डिविडेंड के बारे में पूछा था कि आप डिविडेंड के क्या आपकी, तो उन्होंने कहा जी डिविडेंड हमारा अभी नहीं, अभी इसलिए नहीं कि अभी हम इसने नहीं, उन्होंने कहा था डिविडेंड का तो 2027 के बाद हम सोचेंगे कि हमने डिविडेंड। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे लगता है, फौजी फूड ने अभी रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर की थी, आपने नाम सुना होगा, ओपा फ्राइज पास्ताज, और इसकी कंपनी ये ना हाई प्रॉफिट कंपनी है। प्लस फौजी फर्टिल फूड्स वाले ने एक और बड़ा अच्छा काम किया। क्या काम किया? वो अब अपने ना नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं। पहले इनका नेट प्रॉफिट था 3.5%, यानी अगर 100 रुपए की सेल करते थे 3.5, अब इनका टारगेट है कि हम अपने नेट प्रॉफिट को 7 से 8% लेके जाएं। अब ये वो जो नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन है ना, वहाँ कोलगेट जीतता है। कोलगेट का नेट प्रॉफिट इस टाइम 15% से ऊपर का है। BBFL का नेट प्रॉफिट इस टाइम 11-12 के पास आता है, कोलगेट 15%, यूनिलीवर 8.5 या 11%, नेस्ले 8.5%, और फौजी 3.5 था, अब वो इंक्रीज करके इसे 7 पे लेके जाएंगे। तो ये फूड सेक्टर का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अच्छा, मैं ना साथ साथ मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि हाँ यार, अगर आप इजाज़त दें थोड़े से क्वेश्चन लेते जाए ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी अच्छे कंसेप्ट मिल जाते हैं, अगर आप लोग दोस्त कहते हैं। हाउ इज डोल एंड गनी केमिकल? गनी केमिकल से बहुत ज़्यादा अच्छा डोल है। डोल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है,
हाइड्रोजन पर बस इसका मसला ये है। अच्छा, डोल एक ऐसी कंपनी है जो एक सिक्योर कंपनी है। आज कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए ना तो शेयर से डबल आपको पैसे मिल जाएंगे। इनके बैंक अकाउंट में बड़े पैसे पड़े हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या 8 बिलियन पड़ा है या 16 बिलियन। इनका कैश फ्लो ना, इनका फ्री कैश जो इनके पास पड़ा है वो टॉप की 10 कंपनीज जो है ना स्टॉक मार्केट उनमें आता है, या 5 कंपनीज में आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं और इनकी खसूसियत ये है कि फूड ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूरे एशिया में सिर्फ ये डोल वाले बनाते हैं। BF एग्रो का बता दें, BF एग्रो इज़ अ गुड शेयर। ये बनाता क्या है पहले ये सारों को पता होना चाहिए। BF एग्रो आपकी जो एग्स है ना, एग्स अंडा, उसकी ड्राई प्रोडक्ट्स बनाता है, उसे ड्राई करता है, जो कहाँ यूज़ होता है, जो बिस्किट्स में यूज़ होता है, जो सॉसेज में यूज़ होता है, ये वो। BF एग्रो इज़ अ कंबाइंड प्रोजेक्ट विद अ डच कंपनी, ठीक है। ये उनके साथ ये एक प्रोजेक्ट है, इट्स अ जॉइंट वेंचर। फैसलाबाद में आई ये गेस इनका प्लांट है। सर्ल और CPHL का बताइएगा कि इनमें सर से वो भी कौन आते सा हैं बेहतर है सर, दोनों ही और बेहतर है कहाँ लेना, लेने कहाँ चाहिए? सर। स्टॉक मार्केट में नहीं रेट नहीं, जहाँ रेट खड़े हैं यहीं। सर जहाँ मर्जी, जब आप लॉन्ग, अब आप मुझसे पूछें कि घंटे के लिए लेना है फिर तो मैं कहूँगा सोच लें। आप मुझे कि 5 साल के लिए मैंने कहा ना ले लें आप, तो ये पूरा क्वेश्चन होना चाहिए ना सर। तो सर नहीं, जो वो CPH पास आपने हुई मेरी क्वार्टर देखें, कहा ना, देखें क्वार्टर कहा ना। फिर दोनों अच्छे हैं। क्वार्टर में आपको दोनों 20% दे देंगे इसी रेट से। तो क्लोव सही साहब, इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, लेकिन 5 साल के हॉरिजन पे FFL इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। अहमद भाई क्लोव के बारे में क्या पूछते हैं सर? क्लोव का अभी कल स्टे ऑर्डर आया। क्लोव ने अपने शेयर्स को प्लेज करवाया हुआ था और पैसे लिए हुए थे। अब फोसल एनर्जी ने क्लोव को कहा कि मैंने एक्वायर करना है और पूरी तरह, और हमने OMC बिजनेस में जाना है। OMC बिजनेस इज जो PSO कर रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो अब गवर्नमेंट ने कल बैंक को प्लेज के ऊपर, बैंक ने कहा हमने इसको फोर्स सेल करना है। तो गवर्नमेंट ने कल ये क्लोव कल स्टे ऑर्डर ले आया। दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर क्लोव, लेकिन अभी देखें जब लीगलिटी आ जाए। हमारे ये टॉप 40 में आती है, YC 40 में, लेकिन अब हम 3 दिन से हम इसे देख रहे हैं कि हमने इसे निकाल के किसी और कंपनी को ऐड करना पड़े शायद। भाई सेटलमेंट रेशो के बारे में अदील भाई पूछ रहे हैं। अदील भाई सेटलमेंट रेशो ना एक डाटा आता है स्टॉक मार्केट में, मार्केट क्लोज होने के बाद। आप सिर्फ ये समझ लें कि सेटलमेंट रेशो जितनी लिखी होगी ना, UIN सेटलमेंट रेशो परसेंटेज जितनी लिखी होगी, तो उतने शेयर्स लोगों ने रख लिए हैं अगले दिन के लिए और बाकी शेयर्स बेच दिए हैं। अब बड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है। किसी की 70% सेटलमेंट रेशो है, इसका ये मतलब है कि 70% शेयर लोगों ने रख लिए हैं, 30% को इंट्राडे में ट्रेड कर दिया कि, और वो जो 70 रखे हैं इससे ये इंडिकेट होता है, ये एक रफ इंडिकेशन है, कोई बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं, कि ये लोगों ने रख लिए हैं तो इसका अगले दिन रेट ऊपर खुलेगा। अमूमन जिस शेयर पे अपर कैप लगे और उसकी सेटलमेंट रेशो 60 से ऊपर हो, कहा यह जाता है कि अगले दिन वो कन्फर्म पॉजिटिव खुलेगा या अच्छा खासा पॉजिटिव खुलेगा। ये एक बस इंडिकेशन, इसकी अच्छी इंडिकेशन है। तो बस आपने सेटलमेंट रेशो में परसेंटेज देखनी है इनकी, ठीक है। और अच्छा, छोटे शेयर जो हैं WTL ये वो इनकी सेटलमेंट रेशो 90-90 मिलेगी, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो रखते ही हैं लोग, रेट ही नहीं आता इसलिए रख लेते हैं। सॉरी यार, ये नीचे फिर जाना पड़ेगा यार। ये क्वेश्चन से बोर तो नहीं हो रहे? मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन में ना कोई चीज़ आपको बताता रहूँ। कहाँ गए थे हम? अदील भाई का क्वेश्चन था, उससे बात कर रहे थे हम। PSO में प्रॉफिट टेकिंग, देखें प्रॉफिट टेकिंग आपको जब भी प्रॉफिट हो रहा हो ना तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, लेकिन PSO मेरे लिए ना तैयब भाई, मेरे लिए इट्स अ जेम, इट्स अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्यों वैल्यू इन्वेस्टमेंट है? बुक विद द बुक वैल्यू ऑफ 550, 3580 इनके टोटल पूरे पाकिस्तान के अंदर वो हैं PSO स्टेशन, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो रही है। जो ही इसका लोन वापस आना है तो कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा होना है कि कंपनी अपने वेंचर्स इंक्रीज़ करेगी, और वेंचर इंक्रीज़ करेगी तो फ्यूचर उसका ब्राइट होता जाएगा। तो फॉर मी PSO मैं बड़ी जल्दी, यानी विद इन 2025 में शायद इसे 550 प्लस का देख रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड शेयर फॉर वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अगर कोई 1 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना तो PSO इज़ वन ऑफ द टॉप पिक, ठीक है। यार बिलाल भाई, रिजल्ट SSGC के रिजल्ट तो ठीक आ गया ना, चलें, लेकिन SSG पे इतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हाई लेवरेज शेयर है, ठीक है। और FCCL इज़ अ गुड शेयर,
ये इस रैली में भी अच्छा करेगा, प्री बजट रैली में। आवाज़ क्लियर है। TLPL, इजाज़ भाई TLPL ना इज़ नॉट अ गुड शेयर एट दैट पॉइंट। उसकी 2-3 रीज़न है। प्रॉपर्टी स्लम की वजह से, मेन आप यही समझ लें, प्रॉपर्टी स्लम की वजह से, प्लस इसमें आपको पता है ना, पिछले दिनों कराची में आग लगी थी, वो इसी की प्रॉपर्टी में लगी थी, वो ज़मीन पे, जिसके बाद उसे भी बंद कर दिया, उस प्रोजेक्ट को भी इन्होंने बंद कर दिया। डीजी के स्विंग ट्रेड के लिए प्राइस पर सर फैजान भाई, स्विंग ट्रेड ना अभी मैं बता नहीं सकता, उसके लिए ग्राफ देखना पड़ेगा। मिस अबीर, आप FCCL, लकी, डीजी खान, लकी को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती हैं, FCCL डीजी खान से आप रैली के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। ये प्री बजट रैली भी अच्छी आती है। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ ना, प्री बजट में सीमेंट सेक्टर अच्छी रैली दिखाता है। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि हर बजट में तरक्याती फंड तो आना ही आना है ना, तो तरक्याती फंड जितना ज़्यादा होगा उतनी सीमेंट सेक्टर की फिर लोकल सेल इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो लेना है। और याद रखिएगा, सिंध की 80% जो तरक्याती बजट है ना, उनमें ठट्ठा सीमेंट यूज़ होता है। रीजंस आपको बड़ी दफ़ा पहले बताई हैं, मुझे मेरा ये ना हो यहाँ मैं बताऊँ और बार कोई मुझे उठाने आ जाए। तो आप ये याद रखिएगा, सिंध का तरक्याती बजट जब आएगा ना, उसको आपने, जो डेवलपमेंट बजट होगा या प्रोग्रेस PDSP कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, उसको आपने कंपेयर करना है पिछले साल से। जितना ग्रो करेगा ना, समझ लें उतना ही बेनिफिशरी आपका THCCL होगा। वो बता दिया आगे जी। TOMCL में भी इशू है, जो शेयर भी, अच्छा एक और मैं आपको बता दूं, जो कंपनी रिसेंट राइट शेयर इशू करे, तो इसका मतलब है कि वो फंडामेंटली वीक है या वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। राइट शेयर वो निकालते हैं, वहाँ से पैसा आता है, वो पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं, अपने लोन्स उतारते हैं, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी हमने देखना होता है। दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक राइट शेयर कंपनी इशू क्यों कर रही है, क्या पर्पज़ है, दूसरा राइट शेयर इशू कितने किए थे और लोगों ने सब्सक्राइब कितने कराए हैं। अगर 80% जिसे 100 कंपनी ने राइट शेयर इशू कराए, उसमें से सिर्फ 50% ने सब्सक्राइब किया है, इसका मतलब है लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कंपनी के प्रोजेक्ट्स में। हाँ, अगर 100 इशू किए, 80% प्लस लोगों ने सब्सक्राइब कराए, तो इट मीन इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। इजाज भाई, TOMCL में ना लॉन्ग टर्म के पोटेंशियल में अगर देखें ना, 2 साल में इट्स अ गुड शेयर। SIFC में भी ये सेक्टर है, लाइफ स्टॉक, और फ्यूचर भी है लाइफ स्टॉक का। 500 से 800 मिलियन डॉलर की इस टाइम लाइफ स्टॉक में पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान का टारगेट है $5 बिलियन पे जाने। अगर ये टारगेट आता है तो TOMCL लिस्टेड कंपनी में वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरी होगा इसका। हाँ, मुझे लगता है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, जो शायद 2, 3, 4, 5 साल में एक पूरी हो। मुझे लगता है कि फौजी फूड्स, ये मुझे लगता है, और क्यों लगता है ये छोड़ें, मुझे लगता है कि फौजी फूड्स कभी ना कभी TOMCL को एक्वायर कर लेगी। भाई हम नेटवर्क ना, मैं हम नेटवर्क को देख नहीं रहा। लास्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में हम नेटवर्क में ट्रेड की थी, 160 रुपये का लिया था और स्प्लिट करवाया था, और उसके बाद 2 कैप्स पे बेच दिया था। मैं देख दूंगा अगर आप कहेंगे। टेक्निकल लर्निंग इसलिए नहीं की थी आजकल टेक्निकल की, वैसे ही आपको पता है इमरान भाई, वो मसला हुआ टेक्निकल का। अभी 1-2 दिन में मार्केट सेट होती है ना, फिर ग्राफ्स की तरफ आते हैं दोबारा। फौजी फूड का समझ नहीं आया, क्या कहा फौजी फूड, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है फौजी फूड अच्छी कंपनी है, और किसी ना किसी दिन ये TOMCL को भी एक्वायर करेगी। यानी उसको भी खरीद लेगी। अच्छा, मैं ये बताने लगा था, ये एक भाई ने पूछा है, आमिर भाई ने, SUTM, ये सन रेज टेक्सटाइल है, ये अपर कैप क्यों हो रहा है? अच्छा, कुछ आपने शेयर देखे होंगे मार्केट में, वो बड़े इलिक्विड शेयर है, मतलब उनके फ्री फ्लोट बड़ा कम होता है, ठीक है, और उन पे अपर कैप लगना शुरू होती है, तो अपर कैप लगना शुरू हो जाती है। ये अक्सर मैं आपको ना ये प्रोसेस समझाना चाहता हूँ कि असल में ये प्रोसेस है क्या। अब ना क्वेश्चन ज़रा मैं मिस कर रहा हूँ, जिस चीज़ का रह गया फिर रह गया सर, ठीक है, उसका बाद में कर लेंगे, या वो कहीं ना कहीं पूछ लें। अच्छा, जैसे आपने अभी एक कंपनी का जिक्र किया, SUTM, मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ जी, SUTM, सॉरी जी, SUTM, सनराइज टैक्स। अब आपने अक्सर ये देखा होगा, इसको अपर कैप लगना शुरू हुई हैं 80 रुपये से, और ये अब चला गया 204 पे। इसकी रीज़न ये है सर, इसके मार्केट में शेयर देखें, फ्री फ्लोट कितना है, 20 लाख शेयर है। होता क्या, अब ये प्रोसेस क्या है, जिनके शेयर थोड़े होते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अल्लाह ना करे मैं कभी ये सोचूं, इट्स नॉट लीगल, लेकिन लोग करते हैं।
मैं आज ये नीचे आ जाए 80 रुपए पे, तो मैं कोई किसी की नज़र भी नहीं इस पे पड़नी, ठीक है, क्योंकि इसमें डेली वॉल्यूम ही नहीं लगता। अब इधर देख लेना, आज कितना वॉल्यूम लगा है इसका, 38,400। होता ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स ना थोड़ा करके ना शेयर्स लेना शुरू कर देते हैं। वो शेयर्स लेना शुरू कर देते हैं और किसी का नज़र ही नहीं पड़ती, किसी दिन 5,000 शेयर, किसी दिन 10,000, किसी दिन 20,000, किसी दिन 15,000, वो शेयर लेके इकट्ठा कर लेते हैं। 3-4 ब्रोकर्स मिलते हैं या 3-4 बड़े लोग मिलते हैं, ठीक है, और वो शेयर लेके साइड पे रख लेते हैं। वो 20 लाख में से कोई 7-8 लाख तो वही शेयर ले लेते हैं, ठीक है। वो 7-8 लाख लेके शेयर साइड पे रख देते हैं। आहिस्ता 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 लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, लोग देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, शेयर दे रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, अचानक वो 2 लाख रुपए के शेयर, 2 लाख शेयर और मार्केट से उठाते हैं, लेकिन ऊपर वाले रेट्स पे, ऐसे रोज अपर कैप पे उठाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होती है, फिर मेरी तरह के और आपकी तरह के लोग कहते हैं ओहो ये अपर कैप लग रहा है, इस शेयर में कुछ है। फिर ब्रोकर जिसकी कॉल देना शुरू कर देते हैं, ये शेयर ले लो ऊपर जाएगा। SUTM 84 पे था और एक्यूमुलेशन इसकी लोगों ने नीचे की हुई थी, और 84 जब 104 पे गया ना, मेरी 4-5 उस दिन लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा जी अपर कैप इसकी शुरू है। मैंने कहा जी बिल्कुल, और उसके बाद अपर कैप पे शुरू हुई, नहीं मैंने नहीं लिया, ठीक है ना, मैं लूंगा ये वाला शेयर। और उसके बाद अपर कैप शुरू हुई, तो दरमियान में देखें लोग डेली इंटरेस्ट ले रहे थे, अपर कैप पे ले रहे थे। और सेम इसी तरह ना, आप में से बड़े लोगों ने एक कंपनी देखी होगी डैक के नाम से, दाता एग्रो, ठीक है, मैं इसका आपको दिखाता हूँ ना, इसका चार्ट भी दिखा देता हूँ। इसके 8 लाख शेयर है। अब किसी के, अब 8 लाख मतलब हबको PSO तो इतने शेयर आधे घंटे में ट्रेड करवा लें, ठीक है। अब मैं इसका बताना चाह रहा हूँ कि अब ये है ना, अब मैं इसका आपको 3 ईयर का चार्ट दिखा दूँ, ठीक है, ये देखें ऐसे था ये शेयर कितना वॉल्यूम लग रहा है, 500 500 700 700, ये अब ये सारा एक्यूमुलेशन हुई, यहाँ तक भी किसी ने एक्यूमुलेट किया हो, ठीक है। अब वॉल्यूम देखें ना, 3,000 4,000 9,000 15, ये यहाँ से लिया हो, फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, और यहाँ गया, ये क्या कितना रुपए है, ये कोई तकरीबन 450 रुपए पे गया, और फिर ये नीचे आ गया, और फिर ये देखें क्यों, ये लिक्विड शेयर था। ऐसी एक कंपनी है जी, LPG लीनियर पार्क जेलिटन, ये हलाल जेलिटन बनाते हैं, और इट इज़ वन ऑफ द हलाल जेलिटन मेकिंग कंपनी, इट इज़ द ओनली कंपनी मेरे ख्याल से। अब इसके फ्री फ्लोट कितना है, 18,75,000। तो इस पे लोग कैसे ट्रेड करते हैं, अगर मैं इसका आपको 3 साल का चार्ट दिखाऊं, इन्हें कहते हैं लिक्विड। ये देखें ऐसे जी 500 ट्रेड हो रही थी, 500 ट्रेड हो रही थी, फिर अचानक ऐसे इसको अपर कैप पे लगना शुरू होगी, और ये ऐसे ही कहाँ से कि 2024 में ये 28 रुपये का था, और फिर अचानक कोई रीज़न नहीं, फिर अचानक अपर कैप पे लगी और ये चला गया जी 366 पे। इस तरह की कंपनीज में पंप एंड डंप होता है, ठीक है, और पंप एंड डंप, फिर यहाँ से ये फिर लोगों ने, अब देखें ना, अब ये आप अगर समझ रहे हैं तो यार कितने लोग इधर फंसे होंगे। तो ये इलिक्विड शेयर्स होते हैं, ठीक है, और इनके आप फ्री फ्लोट्स देखेंगे तो बड़े कम होंगे कि यार इन शेयर्स में मतलब क्या ट्रेड होती होगी। और भी ऐसे शेयर्स होंगे, एक गाटी, इसका तो फिर भी फ्री फ्लोट सही है, लेकिन करोड़ ही है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी ऐसे शेयर्स में से आता है। अब पता नहीं इसकी कोई, ये भी ऐसे, ये ज़रा लंबे अरसे पहले था, और उसके बाद इसने यहाँ से फिर नीचे का ही सफ़र जारी रखा। देखिए कैसे स्टीप ग्राफ है, इसको कहते हैं हॉकी स्टिक ग्रोथ। याद रखिएगा, कोई भी शेयर ऐसे मूव नहीं करता, लाइक यहाँ से ऐसे, इसे कहते हैं हॉकी स्टिक, कि शेयर यहाँ था, नीचे आया, उसके बाद ऊपर, ऐसे कोई चीज़ मूव नहीं करती। नेचुरल चीज़ यही है, ठीक है, और ये आपने देखना है। तो ऑल क्लियर, शुरू करें लेक्चर। आज छोटा सा लेक्चर है, और वो मज़े की बात ये है कि वो लेक्चर आधे से ज़्यादा मैंने करा दिया है। मुझे सिर्फ जो आप लोगों ने सिर्फ बताना है किस कंपनी की हमने देखनी है। कोई एक कंपनी बताएं जिसका हमने रिपोर्ट खोलनी है साथ साथ। पीएस, सर ठीक है जी, सर मारी पीएसओ की, खोलने सर मारी। सर सर सबसे पहले PSO पीएसओ आया, अब पीएसओ ही खुलेगी। और अब ठीक है, अब पहले हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सर, ठीक है, ये पीएसओ, ये पीएसओ, और पहले हम थोड़ा सा सर पिछला रिवाइज करेंगे, और फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। सर मुझे ना 1 मिनट दें आप, उतनी देर सारी
आप दुरूद शरीफ पढ़े, मैं 1 मिनट अपनी ग्लासेस पकड़ लूँ। जी सर। अच्छा जी, पीएसओ की तरफ जा रहे थे हम लोग, और ये आ जाए पीएसओ की जी लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम देख लेते हैं जो मार्च में आई थी। आज हमने पढ़नी है बैलेंस शीट, लेकिन पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। देखिए जी, हमने पढ़नी है, चले 9th मंथ की देख लेते हैं या क्वार्टरली देख लेते हैं। आपने ये चीज़ देखनी है, और ये जो सारा कुछ है ना, ये 3 एंड पे 0 लगा लें। अच्छा, ऊपर ज़रूर पढ़ लिया करें। यार ये 90 बिलियन है, ठीक है। पीएसओ ने जो टोटल सेल की वो 90 बिलियन की। आपको पता है कि पीएसओ चाहे पेट्रोल है, चाहे वो कोई खाने वाली चीज़ है, तो आपको पता है वो सेल के साथ फिर सेल टैक्स भी देना पड़ता है 16%। तो सेल टैक्स फिर माइनस करते हैं ना, नेट नेट सेल्स जो निकालनी होती है। उसके बाद फिर फ्राइट के, आपको पता है कि वहाँ आने जाने के चार्जेस, फ्राइट चार्जेस भी होते हैं इक्वलाइजेशन मार्जिन में। ये जो चीज़ें हैं ना, ये टेक्निकल हैं। सेल टैक्स तो उन्होंने कहा जी ग्रॉस सेल इतनी हुई थी 90 अरब की, उसमें से इतना सेल टैक्स निकल गया, ठीक है, इतना फ्राइट चार्जेस निकल गए, और ये नेट सेल आ गई आपकी इतनी माइनस होके, ये जी 84 अरब रुपए की नेट सेल आ गई। अब हमने क्या लिखा था कि रेवेन्यू के अंदर से हमने क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यानी वो हमने मोबाइल की एग्जांपल अगर आप लोगों को याद हो कि ये मोबाइल कितने की। अच्छा, फिर उसने कहा जी ये मैंने उसके अंदर से कास्ट निकाल ली प्रोडक्ट की, और फिर क्या आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या क्या हमने निकालना था, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग एक्सपेंस आ गया ये, ठीक है। ये यहाँ से मार्केटिंग एक्सपेंस आ गया, मार्केटिंग एक्सपेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ गया। अच्छा, आपने इसको साथ साथ कंपेयर भी करना है कि यार 2031 के क्वार्टर में इसने 90 अरब कमाया, तो अब इसने 76 अरब कमाया, 76 बिलियन। अच्छा, सेल टैक्स तो फिर कम ही, ये चीज़ें तो उसके साथ ही कम होनी है ना, क्योंकि वो कम हो गया तो ये चीज़ें भी, सेल टैक्स भी कम जाएगा। अच्छा, ये फिर देख लिया आपने, आपने कहा जी ये ऐसे और ये ऐसे। अच्छा, अब इसका अगर आप नीचे आ जाएं अदर इनकम, अब अदर इनकम में देख लेंगे, एंड पे देख लेंगे 15 नंबर पे क्या अदर इनकम, वैसे अभी देख लेते हैं कि 15 नंबर पे इनकी क्या इनकम है। नीचे आएंगे नोट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था 15 नंबर पे जाके डायरेक्ट, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए ना कि अदर इनकम इनकी आई कहाँ से। वो अदर इनकम includes delayed payment, surcharge from customer, profit on bank deposit and reimbursement of financial charges online, filling cost respect of petroleum। उन्होंने कहा जी ये जो कस्टमर्स ने कुछ हमें पैसे देने थे प्लस डिपॉजिट हमारे बैंक में थे, तो उधर से अदर इनकम आ गई। अब आपको समझ आ गई, ऐसे नीचे जाके अदर इनकम देख लेंगे, और फिर आप उन लोगों को जिनको रिपोर्ट नहीं देखनी आई बताया करेंगे इसकी अदर इनकम यहाँ से है, वो बड़े परेशान हो जाएंगे। अच्छा, खैर परेशान नहीं करना हमने। अच्छा, ये अदर इनकम आ गई सर, ये पीएसओ ने जी अदर इनकम दी, जो पिछली दफ़ा इतनी थी इस दफ़ा डबल हो गई अदर इनकम। रेवेन्यू कम हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ, रेवेन्यू कम हुआ है, देखिएगा फिर इसके अर्निंग पर शेयर पे कैसे इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, ये अदर इनकम आ गई, इस दफ़ा ज़्यादा हुई। आगे डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग एक्सपेंस, इस दफ़ा ज़्यादा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लगे हैं, पिछली दफ़ा कम, हालांकि सेल ज़्यादा थी। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। ये आप एज अ ओनर देखें ना कि यार मुझे ये बताओ, आप अपनी मार्केटिंग टीम को बुला के कहेंगे नहीं भाई मुझे ये बताओ तुम्हारे मार्केटिंग का एक्सपेंस बढ़ गया है, जबकि तुम लोगों ने सेल्स कम की हैं। मतलब ये क्वेश्चनेबल चीज़ें होती हैं, एज अ ओनर आपने देखनी है ना रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मेरे भाई, वो भी इससे पहले से डबल, ऑलमोस्ट डबल हुआ, तो आप ओनर्स वगैरह ये सब डिटेल इनकी भी मिल जाएगी उसमें। अच्छा, उसके बाद प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल एसेट्स के प्रोविजन रखी है उन्होंने। प्रोविजन से मुराद मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि अंदाज़ा करके एक चीज़ रख लेते हैं कि किसी एसेट से फ़ायदा होना है या नुकसान। तो इस दफ़ा उन्होंने, पिछली दफ़ा उन्होंने नुकसान के लिए रख लिए थे ये तकरीबन 11 करोड़, इस दफ़ा उन्होंने 17 करोड़ रखा है कि शायद हम कोई एसेट बेचें तो उधर से हमें नेट प्रॉफिट हो जाए। अदर एक्सपेंस, ये अदर एक्सपेंस आ गए, तो ये नीचे आ गया आपका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है।
ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 18 अरब रुपए का। अब उसमें से फाइनेंस कास्ट निकाल लें। पहले फाइनेंस कास्ट इतनी थी, अब इतनी। इसकी रीज़न क्या है? इंटरेस्ट रेट कम होना। पहले इन्होंने इतनी फाइनेंस कास्ट आई थी, ये 15 अरब रुपया, इस दफ़ा 7 अरब रुपया। इतना फ़र्क पड़ जाता है ये कम होने से, ठीक है। अब उसने कहा जी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट नेट ऑफ सेक्स, ये इसकी दूसरी कंपनीज जो है ना, उनका प्रॉफिट आया ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस से पहले ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट, अब देखिए ना, उसका ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम था हमारे पास क्योंकि रेवेन्यू कम थे। उसके बाद हमारा जब फाइनेंस कास्ट आधी हुई और उसके बाद हमारा जब शेयर आया प्रॉफिट का, तो ये इसकी सेल्स ज़्यादा, इसकी प्रॉफिट ज़्यादा हो गई। अब आगे आएंगे तो आगे आप देखेंगे ये फाइनल टैक्स कटा, टैक्स करके टैक्स करंट पीरियड डेफर्ड। इसका क्या मतलब होता है? करंट के इस दफ़ा कितना बना है, पिछला कोई टैक्स लेना था गवर्नमेंट से या देना है? गवर्नमेंट ने दिया है इन्हें। अगर ये नेगेटिव में होता तो इन्होंने देना पड़ना था। डेफर्ड पेमेंट, कि कोई ऐसी पेमेंट जो इन्होंने डेफर कर दी है कि अगली दफ़ा हम देंगे, वो ये पेमेंट है। ये कंपनी के खाते चलते रहते हैं। तो उसके बाद अर्निंग पर शेयर डिवाइड की और ये आ गई। ये चीज़ें वो हैं जो आपने पहले पढ़ी थी। आज हमने बैलेंस शीट देखनी है, तो बैलेंस शीट के लिए ये देखना शुरू करें। ये आपको मैंने ना वॉइस मैसेजेस में सारी बता दी है। बैलेंस शीट की 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें बेसिकली, तीसरी को छोड़ दें। एसेट्स, लायबिलिटीज़। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो असासा जात, जैसे मेरी फैक्ट्री है तो मेरी फैक्ट्री में प्लांट एसेट है, अगर ज़मीन मेरी है वो मेरा एसेट है, गाड़ियाँ मेरे एसेट हैं, एसी मेरा एसेट है, फर्नीचर मेरा एसेट है, ठीक है। अब ये समझें, किसी ने मुझे पैसे देने हैं कि ये डॉक्टर साहब आपकी फैक्ट्री का 2 करोड़ रुपया, या जो मैंने माल दिया हुआ है, यानी ट्रेड मैंने की हुई है उनके साथ। मेरी कपड़े की फैक्ट्री है तो मैंने अली को कपड़ा दिया है, तो अली ने मुझे अभी पैसे देने हैं, वो भी तो मेरा एसेट है। मेरा कपड़ा गोदाम में पड़ा हुआ है, स्टॉक में, इन्वेंट्री में, वो भी मेरा एसेट है। कोई स्पेयर पार्ट्स मेरी प्लांट के पड़े हुए हैं, वो भी मेरा एसेट है। ये एसेट को समझें, ठीक है। और क्या एसेट हो सकता है? मैंने फ़र्ज़ किया ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं 50, उन सारों को मैंने एडवांस सैलरी दे दी है, तो ये भी तो मेरा एसेट है ना, आगे मुझे देने नहीं पड़ेंगे, तो ये भी मैंने एसेट मेरा। अच्छा, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होती हैं वाजबात। एसेट होते हैं असासे, लाइबिलिटीज़ होती हैं वाजबात। वाजबात क्या होते हैं? वाजबात ये होते हैं कि जो कंपनी ने देने हैं, किसको देने हैं? हो सकता है मैंने लोगों के पैसे देने हो, पेएबल्स, वो इसमें आएंगे। और क्या आएंगे? अच्छा, और इसमें मैंने किसी के लोन शोन देना हो बैंकों के, बिल्कुल आएंगे इसमें, ठीक है। और क्या देना है? अच्छा, और हो सकता है कि मेरी कोई चीज़ ख़राब होगी हो, उसको मैंने अंदर से माइनस करना है, बिल्कुल लाइबिलिटीज़ में आएगी। और क्या देना है? हो सकता है कोई टैक्स की पेमेंट मैंने देनी हो, जो मैंने रखी हो, बिल्कुल आएगी। हो सकता है कि मैंने डिविडेंड अनाउंस किया हो, तो अगले 3 माह में वो भी मुझे देना है, वो भी लाइबिलिटीज़ में आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये वो चीज़ें जो आपने देनी है, ठीक है, लाइबिलिटीज़, वाजिबात। अच्छा, बैलेंस शीट क्या बताती है? ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बताती है। यानी किसी बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी ना आपने। मैं फ़र्ज़ किया कारोबार कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का डेली, ठीक है। जबकि मेरी हैसियत क्या है कि मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास मेरी तनख्वाह 80,000 रुपया है, और मेरे पास एक घर है 2 मरले का। अब ये 3 चीज़ें देखें और मैं कारोबार कर रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का, तो जस्टिफाई नहीं होता। वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ये मेरी पिक्चर है कि मैंने डॉक्टर साहब की वर्थ देखनी है तो क्या देखेंगे? बैलेंस शीट देखेंगे। इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसकी बैलेंस शीट, कि भाई अगर आज पीएसओ अपना कारोबार बंद कर दे तो उसकी वर्थ कितनी है, वो बैलेंस शीट होती है। तो इट्स द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये निकालते कैसे हैं? आपने निकालनी ये है कि एसेट क्या, ये फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की ना, कि इसकी हेल्थ ठीक है या नहीं। अगर उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा होंगी तो उसकी हेल्थ ख़राब होगी। एसिड्स क्या होता है? एसिड्स होते हैं शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ को एसिड कहते हैं। आप कहेंगे ये बड़ी अजीब सी बात है। देखें, जो असासे होते हैं ना, असासे किसी कंपनी में, जैसे मेरी कंपनी में क्या असासे जाता है, तो मैं देखूंगा कि कंपनी बनाने में 1 लाख रुपया चाहिए था, तो 1,000 रुपया, वो 50,000 मैंने डाला एज अ ओनर, जिसको इक्विटी कहेंगे, और 50,000 रुपया मैंने लोन लिया, तो लाख रुपए की कंपनी बनी। अब कंपनी के एसेट कितने हैं? लाख रुपए के, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी देखनी है तो एसेट में से इक्विटी माइनस कर दें। इसे लंबे चक्रों में ना पढ़ें, पहले सिंपल समझें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट वही सर, करंट, नॉन करंट। करंट क्या होता है? करंट का मतलब इट्स एन इंग्लिश वर्ड ना, करंट अफेयर्स, हालात हाजरा, ठीक है।
यार करंटली मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, वरना मैं गुजरावाले में रहता हूँ जी, करंटली मतलब अभी मौजूदा दौर में। तो आपने जो भी स्टेटमेंट देखनी है, अब फॉर एग्जांपल आप 12 महीने की स्टेटमेंट देख रहे हैं 1 साल की, तो आपने क्या देखना है कि जो ऐसी एसिड्स जो शॉर्ट टर्म हो, 12 महीने के अंदर यूज़ होने हो, उन्हें कहते हैं करंट एसिड। जो 12 महीने के बाद हो, उन्हें नॉन करंट एसिड। क्या चीज़ें? जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मेरे पास कंपनी के पास यानी मेरी वो जो टेक्सटाइल मिल है, उसके पास करोड़ रुपया पड़ा था, तो मैंने ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर दिया है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है? और ये मुझे पता है कि 12 महीने के अंदर मेरे पास वापस आ जाएँगे। इसके पैसे मेरे पास आ जाएँगे, मैं इसे कैश आउट कर लूँगा। तो इसे कहूँगा मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये करंट एसेट में आएगी, ठीक है? और क्या चीज़ें हो सकती हैं? और अगर हाँ, अगर यही पैसे मैंने एक ऐसे फंड में डाल दिए जो 5 साल बाद मैच्योर होगा, तो वो नॉन करंट एसेट में चला जाएगा, ठीक है? और क्या चीज़ें? इन्वेंटरीज़, इन्वेंटरी से मुराद जो मैंने कपड़ा रखा हुआ है गोदाम में, वो मैंने इसी 1 साल में बेचना है, तो वो भी आपका करंट एसेट में आएगा। अच्छा, कोई पेमेंट जो 12 महीने के अंदर-अंदर मुझे आनी है। 12 महीने इसलिए कि हम 12 महीने की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट देखें तो ये 3 माह हो जाएगी। तो अच्छा जी, कोई ऐसी अमाउंट जो मुझे 3 माह के अंदर-अंदर ये 12 माह के अंदर आनी है, वो भी मेरी एसेट्स में आ गई, करंट एसेट्स में। अच्छा, जो मैंने एडवांसेस दिए हैं मुलाज़मीन को, मेरा खर्चा था ना, मैंने पहले ही दे दिए हैं। हालाँकि देने मैंने आगे थे, लेकिन वो 12 महीने के अंदर ही काटने हैं मैंने, तो वो आ जाएँगे इसमें। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन गिवन, कि मैंने किसी को लोन दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? वो भी एसेट्स में आएगा। अब ये आप कहेंगे कन्फ्यूजन कि लॉन्ग टर्म 12 महीने से ऊपर भी हो जाए, नहीं ये 12 महीने वाला ही। अच्छा, जो चीज़ें 12 महीने के बाद अगर आएँ, जैसे टेंजिबल एसेट्स। अच्छा, 2 किस्म के एसेट्स होते हैं, अब ये समझें, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल। फिर मैं कहूँगा टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें आप टच कर सकें, फ़ील कर सकें, देख सकें। जो आप टच नहीं कर सकते, फ़ील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उन्हें कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरी मेडिकल प्रोफ़ेशन को ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, मतलब डॉक्टर फ़ारूक हैदर है ना, तो वर्ड डॉक्टर को आप कोई चीज़ टच तो नहीं ना कर सकते। ना मैंने 5 साल स्टडी की है, इसे आप फ़ील भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा इनटेंजिबल एसेट है, मेरा डॉक्टर होना, ठीक है? मेरा लाइसेंस है जो डॉक्टरी का, वो इनटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट वो है जो मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरा कारोबार है, वो टेंजिबल। ऐसा एसेट जिसे आप टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका टेंजिबल एसेट होता है। जैसे मेरी टेक्सटाइल फैक्ट्री में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी मेरी, ज़मीन तो उधर ही है ना, आप देख सकते हैं, प्लांट, गाड़ियाँ, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब कुछ देख सकते हैं ना, ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और इनटेंजिबल कौन से? जैसे मेरी फैक्ट्री ने 10 लाइसेंस लिए होंगे, आईएसओ लिए होंगे, एग्रीमेंट मैंने लोगों के साथ किए होंगे, मेरा ट्रेडमार्क होगा कि ये जे डॉट इस तरह मैं लिखता हूँ, ठीक है? मेरे पेटेंट होंगे, मेरे ब्रांड्स होंगे जी, सफ़ायर मेरा ब्रांड है, या शनायर मेरा ब्रांड है, वर्किंग वूमेन मेरा ब्रांड है, अर्बन कल्चर मेरा ब्रांड है। तो ये आप इनके नाम बस सुन सकते हैं ना, इसकी कोई मालियत का अंदाज़ा तो नहीं ना लगा सकते। तो ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो 2 किस्म के एसेट होते हैं, क्या? टेंजिबल और इनटेंजिबल। सीएस के मुताबिक जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, उनको वैल्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं कहूँ जी, मेरे एसेट्स निकालें जी, वो कहें अच्छा डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी इतने की, मैं कहूँगा जी मैंने मेहनत की है, मेरी मेडिकल की डिग्री का भी निकालें। वो कहेंगे भाई डिग्री की क्या कीमत? मैं कहूँगा निकालें। फिर वो अपने हिसाबों से और मुख्तलिफ मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो इनटेंजिबल एसेट्स आर डिफिकल्ट टू वैल्यू, ठीक है? अच्छा, इधर तक बात समझ आ गई है? ज़रा यस नो में बता दें। कोई रह गया तो उधर ही क्वेश्चन लिख दे, फिर इसका पढ़ना शुरू करें। सर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? सर ये कैसा सवाल है? हाँ जी। सर और भी डॉक्टर हैं ना, लाइक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी है और भी, नहीं नहीं, मैं इसलिए एमबीबीएस हूँ सर, एमबीबीएस, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा अंदर से बड़ा क्वेश्चन आ गया, मुझे डरा ही दिया तैयब भैया आपने। मैंने कहा शायद मुझसे कोई वाइवा का क्वेश्चन ना पूछ ले तैयब भाई। जी अनिल, नहीं। अनिल मैं बीएफ बायो का बता के जाऊंगा, टेंशन नहीं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। वेरी गुड क्वेश्चन अदिल भाई। जो गुडविल होती है ना किसी कंपनी की यार, ठीक है, वो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होता है। अच्छा जी, अब आ जाए इधर, आराम से हम इधर जाते हैं। अब मैं आराम से आपको पढ़ा देता हूँ, आपको पता भी नहीं लगना कि आपने ये कर भी लिया चीज़ें। ये बैलेंस शीट खोली मैंने कंपनी की, तो उसने कहा एसिड्स, 2 तरह के एसिड होते हैं। अच्छा, आज मुझे जाते-जाते एक चीज़ याद कराना, एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें वो पर्सनल फाइनेंस पे बुक है। उसमें एसेट लायबिलिटीज़ का कांसेप्ट और है, वो मैं आप लोगों को समझाऊँगा, वो पर्सनली कोई और है।
मतलब कंपनीज में यही चलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। एसिड्स दो किस्म के होते हैं, नॉन करंट, ये क्योंकि 3 माह की स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपने इस स्टेटमेंट के अंदर जितना भी टाइम होगा उसका देखना है। तो नॉन एसिड में मैंने क्या बताया, प्रॉपर्टी एंड प्लांट, वो कह रहे हैं जी हमारे प्रॉपर्टी एंड प्लांट की ये वर्थ है, ठीक है, सर ये वर्थ थोड़ा है। सा जूम करना प्लीज, नजर नहीं आ रहा। अब ठीक है सर। जी सर। अच्छा, नॉन करंट एसिड में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे एसिड्स जो आपके उस टाइम स्पैन से ज़्यादा के हों, उसमें ना आपने कैश करने हो, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स एंड ये उन्होंने ये लगाया, राइट ऑफ यूज़ एसिड्स ये उन्होंने लगाया, इनटेंजिबल वही कुछ भी हो सकता है ना इनटेंजिबल में, पीएसओ का ब्रांड नेम हो सकता है, पीएसओ ने इतने लोगों के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, वो सारों की वैल्यू उन्होंने इधर लगा दी है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के बाद या 3 माह के बाद आनी है, वो उन्होंने इधर लगा दी है। इन्वेस्टमेंट्स किए ना, लॉन्ग टर्म लोन एडवांटेज एंड अदर रिसीवेबल, जो इन्होंने एडवांसेज अदर रिसीवेबल दिए हुए हैं वो इधर आ गई, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वो इधर आ गए। डेफर्ड टैक्स यानी वो टैक्स जो अभी देना है लेकिन ये इस 3 माह में नहीं देना, तो वो भी तो पैसे पड़े हुए हैं ना, वो भी तो इनके पास पड़े हैं, वो भी इधर आ गए। तो ये आपके करंट एसिड्स हो गए, ठीक है। ये नॉन करंट एसिड हो गए जो 3 माह से, यानी जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं इससे ज़्यादा अरसे के लिए हों। प्लांट एंड प्रॉपर्टी तो लोग 10-10 साल नहीं बेचते ना, प्लांट क्यों बेचना है इसने, तो ये तो हर रिपोर्ट में नॉन करंट में आएगा। अच्छा, अब करंट, करंट से मुराद क्या है कि जो इन्होंने इस 3 माह में बेचना है, स्टोर्स के अंदर स्पेयर एंड लूज टूल्स पड़े हैं वो इन्होंने बेचना है। स्टॉक इन ट्रेड यानी जो ट्रेड में स्टॉक है वो भी बिक जाना है, 2 दिन में बिक जाएगा, 3 दिन में। ट्रेड डेट्स जो इन्होंने पैसे लेने हैं ट्रेड की मद में, लोगों को पेट्रोल दे दिया, अभी पैसे लेने हैं। लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए हैं उन्होंने इसी 3 माह में वापस लेने हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वो भी लेने हैं, अदर रिसीवेबल्स वो भी लेने हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, बैंक और कैश में भी जो पैसे पड़े हैं ना वो भी तो एसिड है ना। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो ये आज या इन 3 माह में ले लेंगे, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो ये 3 माह के बाद लेंगे। भाई नेट एसिड होता है, ये भी देख लें भाई, नेट एसिड इनके बांग्लादेश में पहले होते थे, अब नहीं है। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई है करंट और नॉन करंट एसिड की। कोई रह गया इधर क्वेश्चन लिख दे कि भाई मुझे नहीं समझ आई ये पॉइंट की। अच्छा जी, सिर्फ बिलाल भाई को समझ आई है, नौफल भाई को, बिलाल भाई को। चलें जी, करंट एसिड्स हो गए। मतलब कितने को मुश्किल चीज़ थी यार ये जो एसिड्स और लाइबिलिटीज़। अच्छा आगे आ जाएं, वैरन बफे साहब। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का मैंने वही बताया, इसमें भी यार करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिसकी पेमेंट आपने 12 माह में या वो 12 माह में या वो स्पेसिफिक टाइम में करनी होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, ओडी फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी लोन की एक किस्म होती है जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन्स ये आपने 12 महीने के अंदर उतारने हैं ना। अनक्लेम डिविडेंड, हो सकता है इस क्वार्टर में डिविडेंड दिए हो और अभी एक्सडी डेट ना आई हो, तो वो भी पैसे पड़े हैं, वो भी लोगों को वापस करने हैं। इंटरेस्ट, कोई ऐसा इंटरेस्ट जो इन 3 महीने में या इन 12 महीनों में देना है। नॉन करंट वही पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ, जैसे लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटीज, ठीक है। अब हम इसको रिपोर्ट में देख लेते हैं। अच्छा, किसी का मैसेज तो नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा रिपोर्ट ये देखें ना, लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट जो इस 3 महीने से ज़्यादा की हैं। रिटायरमेंट अदर सर्विस बेनिफिट्स, अब जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको इन 3 माह में तो नहीं ना पैसे मिलने, वो तो अगले शायद लोगों की सैलरीज में से काट रहे हैं, कंपनी के पास पड़े हैं, तो वो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। लीज लाइबिलिटीज़, ठीक है, ये मैं पीएसओ की देख रहा हूँ ना, हाँ पीएसओ की। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है आज मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। लीज लाइबिलिटीज़, तो ये कि जो लीज देनी है वो भी हो सकता है कोई प्लांट लीज पे लगाया हो और उसकी लीज इन्होंने 5 साल के लिए रखी हो। डेफर्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट, अच्छा ये जितनी भी कंपनीज होती है ना, फार्मा कंपनीज में भी गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं, और ये कुछ ऐसा और कुछ इन कंपनियों ने ग्रांट्स देनी भी होती हैं। जैसे पीएसओ है ना, वो ग्रांट इस चीज़ की देती होगी, गवर्नमेंट कहती होगी कि अपने कार्बन फुटप्रिंट, यानी ये जो पेट्रोल से नुकसानात होते हैं इसके फुटप्रिंट को गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट सोसाइटी को आपने इतनी ग्रांट देनी है। तो वो भी वो कहते हैं अच्छा इस दफ़ा नहीं, हम अगली दफ़ा दे देंगे, हम 3 साल बाद दे देंगे। ये अदर पेएबल जो इन्होंने पेमेंट करनी है, वो ये सारी वो हैं जो इनके करंट, यानी अगर क्वार्टरली रिपोर्ट देख रहे हैं तो 3 माह के बाद देनी है, अगर एनुअली देख रहे हैं तो 12 महीने के बाद। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज जो इन्होंने 3 माह में पेमेंट करनी है। क्या, ट्रेड एंड अदर पेरेबल्स, जो इन्होंने ट्रेड और जो ट्रेड कर रहे हैं, जो इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ ली तो भी होंगी ना,
शायद इन्होंने देनी हो। जैसे 13 नंबर को अगर हम देखें तो देखते हैं इनका पेबल्स क्या है, चेक करने के लिए जस्ट 13 नंबर ये वो कह रहे हैं कि ट्रेड एंड अदर पे, उन्होंने कहा इतने पैसे हमने 83 अरब रुपया ड्यू टू वेरियस रिलेटेड पार्टीज। अब उन्होंने पार्टी की इधर ना डिफाइन नहीं किया, अदरवाइज जो अच्छे रिपोर्ट्स बनती हैं ना। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ना इन्हें भी इनाम मिलते हैं। मतलब बेस्ट रिपोर्ट ऑफ PSX आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे 2024 की, तो 3 टॉप कंपनीज आएंगी जिन्हें PSX ने प्राइज दिया होगा कि इनकी बेस्ट रिपोर्ट थी। क्योंकि जितनी अच्छी रिपोर्ट होगी उतना अच्छा ना। वो कहते थे ना कि मैट्रिक में आपने पेपर की ऐसे बनावट और ऐसे साइड पे लाइनें लगानी है और 3 मार्करों से लिखना है कि आप जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो इसमें मिलते हैं। इन्वेस्टर को आसानी होती है ना देखने में। तो इन 3 महीनों में इन्होंने ट्रेड एंड अदर पेबल, शॉर्ट टर्म बारिंग जो कर्जा लिया है शॉर्ट टर्म वो देना है, इंटरेस्ट कुछ देना है जो इकट्ठा हुआ होगा, प्रोविजन्स होती हैं वही ख्याली चीज़ें रख लेते हैं कि यार इधर इधर खर्चे आएंगे, वो रख लेते हैं क्योंकि टैक्स कम करते हैं ना एंड पे। करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी के इस 3 माह में जिस पोर्शन ने जाना है उसकी उन्होंने इधर डाल दी है, बाकी उन्होंने ऊपर डाल दी थी कि लीज लाइबिलिटीज जो इस 3 माह में जाना है उसका इधर, इन 3 माह में जो टैक्स जाना है वो, अनक्लेम डिविडेंड जो इन 3 माह के अंदर जाना है वो यहाँ डाल दिया। तो ये सारा उन्होंने करके बता दिया। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, याद रखिएगा जितना एसिड होगा ना, एसिड जितने एसिड्स होंगे, एसिड और लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, पता है किसी को? ये दोनों का सम नेगेटिव जीरो ही आना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। दिस इज रॉकेट साइंस नहीं है, ये किसी अकाउंटेंट से पूछेगा वो कहेगा ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो भाई ये है एसिड लाइबिलिटी पढ़ने का चक्कर। कितना को मुश्किल था यार, ये एक सफा ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और बात खत्म हो गई। मतलब इसमें क्या रॉकेट साइंस थी? ये नेगेटिव क्या है? अच्छा बैलेंस शुड बी जीरो, बिल्कुल अरुण भाई आप सही कह रहे हैं। तो अब इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन भाई, यहाँ लिखना लिखना शुरू करें या कोई किसी का कोई भी नहीं है क्वेश्चन? अच्छा ऐसे भाई ने कहा है कि सपोज इफ आई अवेल अ लोन फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर विद मंथली सम है, इट इज़ करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। देखें भाई अगर जो वो ही जो आप करंट लाइबिलिटी होगी आपकी, सिर्फ वो जो इंटरेस्ट होगा, वो जो लोन होगा वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं मंथली वो आपकी करंट लाइबिलिटी में आएगा। जैसे PSO ने ये अभी लिखा नहीं है, ये आपने देखा नहीं PSO में भी आप वाला क्वेश्चन अभी मैं आपको जवाब देखे ना, उसने कहा लीज लाइबिलिटी, ये लीज इन्होंने 10 साल की ली होगी, उसने कहा लीज लाइबिलिटी मेरी 10 अरब की है, जबकि करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी जो उन्होंने इस 3 माह में पे करनी है वो ये है। तो उम्मीद है आपको इससे समझ आ गई होगी इस कंसेप्ट की भी। अच्छा उसके बाद ये PF क्या है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपका इसी में आता है। ये जो ये आपको दिखाया तो था वो यार टैक्सेशन वाला, ये देखो ना रिटायरमेंट सर्विसमैन में इसी इसी के अंदर प्रोविडेंट फंड आता है नॉन करंट। ये आपने रिटायरमेंट पे देना होता है ना, शायद आपको 5 साल बाद मिलना हो, कंपनी इसमें नॉन करंट में रख लेती है कि देना है हमने लेकिन अभी नहीं, अगर ये प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है। 2-3 मोर पैरामीटर आउट ऑफ दीज भाई, इनमें ना सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर तो आपके पास होता है पेएबल्स और रिसीवेबल्स। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितना वो दे रही है उधार और कितना इसने लेना है। जैसे इसका अगर आप PSO का, मैं आपको अगर थोड़ा सा आप लोग कहते हो तो मैं आपको PSO की दिखाता हूँ। एनुअल देखते हैं, एनुअल में सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जी हाफ ईयरली, 9 मंथ, क्वार्टरली, एनुअल, 2024 की ट्रांसमिशन एनुअल। अगर मैं यहाँ जाऊँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ PSO की, तो आप थोड़ा सा ना थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इसका। और हम यहाँ से इधर ढूंढना शुरू करें कि इसकी कहाँ है अनकंसोलिडेटेड रिपोर्ट या कंसोलिडेटेड। चलें कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखते हैं। इसमें हमने ये एनालिसिस ड्यूपेंट ये भी हम किसी दिन करेंगे ड्यूपेंट एनालिसिस। अच्छा फाइनेंशियल, यार इसका कहीं
आसान कर लेते हैं ना अपनी ज़िंदगी। ये मैं ईयरली खोल रहा हूँ भाई, मेरे ईयरली में ना इसने मेरे हाल से वो दिया ही नहीं है, उसने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी है शायद। बाकी आज फिर आज का ये टास्क ले लेना आप लोग। आप पीएसओ के 2024 के जाएंगे ना एसेट लाइबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। वो एसेट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कि पीएसओ ने ना बहुत बड़ा रिसीवेबल्स लेने हैं। जब आप वो रिसीवेबल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो कौन से रिसीवेबल्स हैं। वो रिसीवेबल हैं आपके जो गवर्नमेंट ने इन्हें देने हैं, और कब देने हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि कब देने हैं। मतलब मेरे पास न्यूज़ थी वो 12 मई की थी, लेकिन 12 मई के ना हुआ, फिर अब देखते हैं कब हो रहा। अच्छा, स्टॉक बीटा के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर दें यार। स्टॉक बीटा क्या है? स्टॉक बीटा वही है, मतलब आप बीटा समझ लें कि वोलेटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई शेयर की बीटा 1 से ऊपर है, इसका मतलब है हाईली वोलेटाइल है, यानी उसके अंदर ट्रेड की जा सकती है। जिसका बीटा 1 से कम है तो उसमें आप कोशिश करें कि ना ही एंटर हो। अच्छा, ये बीटा इधर है किसी जगह, ये दिखाता है बीटा? नहीं, ये इन्वेस्टर लॉन्च भी दिखाता है और एससीसी ट्रेड भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बीटा की बता दूं सारों के लिए। फॉर एग्जांपल ये टॉमसी एल है, इसका बीटा 1.08, ये 1 से ऊपर है ना, इसके अंदर आप ट्रेड करें, ये वोलेटाइल है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यूनिलीवर। अच्छा, वो जो मैंने शुरू वाला कंसेप्ट बताया था ना, उसमें बीटा को भी देखते हैं। जिनका बीटा लो होता है वो इलिक्विड शेयर्स में, यूनिलीवर का बीटा 0.20 है, यानी बड़ा कम है। अब एसएसजीसी का बीटा देखें, जो सुबह लोगों ने बड़ा अंधाधुंध लेना है। एसएसजीसी का बीटा 1.49, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब ऐसे 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 ऊपर नीचे होगा। तो जिसका बीटा जितना ज़्यादा होगा ना, उसका ग्राफ उतना ही। और जिसका बीटा, अब एसयूटीएम का क्या है सर प्रेमा का भी चेक कर। सर? प्रीमा का क्या करना है चेक करके? आप तो छोड़ दें, वो तो किस्सा पुराना हो गया ना सर। ये देखें बीटा, याद रखिएगा, इनका इनका वो छोटी कंपनीज होंगी, बीटा भी लो होगा। ये लें, ये प्रीमा देख लेते हैं। प्रीमा तो ऐसे, ये प्रीमा आपने अभी देखा है लोगों ने, ये एसयूटीएम। और एक मैं और आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, ये जो इसका बीटा भी अब 1 से ऊपर गया, पहले 1 से नीचे होता था। एसयूटीएम की बात कर रहे हैं ना भाई, जो मैं उनको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मुझे कोई ग्राफ मिल जाए। एसयूटीएम की बात ये सारे जानते होंगे कि ये 80 रुपये से अभी चल के इधर तक आ गया और लोगों की नज़रों से दूर है। चले, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एसयूटीएम, ये जो होते हैं ना इस तरह के शेयर, वो फंसाते भी ऐसे ही हैं भाई। एसयूटीएम है ये, और मैं इसे मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ। सर देखें, ये शेयर यहाँ से, अब ये भी देखें सर, 1200 रुपये पे गया था। कितने पे सर? मार्च 2021 में ये शेयर 1200 रुपये का था। तो क्या आप जस्टिफाई करती है इसमें अंदर एंटर होना ऐसी चीज़ के अंदर? ये ऐसे फिर 1200 से कहाँ आया? 66 रुपये पे। मतलब यार ये चीज़ देखें, 1200 से 66। तो आप, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ लगा होगा कि कैसे मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। ये ऐसे बस अपर कैपें लग रही थी, और ये अब वो दोबारा सोच रहे हैं यहाँ से लगेगा, लेकिन वो यहाँ से फिर नीचे आएगा। अभी तक तो किसी ने इतनी स्ट्रगल नहीं की। ये देखें किस किस क्या वॉल्यूम था ये। अब यहाँ देखें ना, ये 2006 से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे वॉल्यूम की तरफ फोकस करने की कोशिश करें, ठीक है। ठीक है, वॉल्यूम ऐसे लो था, इस जगह पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यहाँ लोगों ने लिया, फिर ये ऐसे नीचे, और फिर ये 1 साल के अंदर इसे 1200 रुपये पे ले गए। यहाँ इन्होंने निकाला और फिर लोग फंस गए। तो उम्मीद है इस पता लग गया होगा एसयूटीएम एसयूटीएम, ठीक है। और किसी का कोई है चीज़ जो इधर, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी का है? देखें किन किन स्टॉक्स पर स्टिक स्टॉप लॉस भाई उधर काम करता है जहां आपकी आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या बड़ी स्टिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अहमद भाई, चकवाल, ये चकवाल स्पिनिंग मिल रहा है ना, इसे भी छोड़ दें सर, ये भी इसी तरह करता है। काइंडली रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, इंशाल्लाह करेंगे जी। बीबीएफएल बेहतरीन शेयर है सर, इंशाल्लाह ताला एक्युमुलेशन की फेज पूरी कर ली है, अब ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेगा। हबको शिफ्ट कर रहा है अपना हबको हबको इज़ अ गुड शेयर। पता नहीं अब पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें।
2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, वही मैंने आपको बताया। पीपीएल देखें, पीपीएल, पीएसओ, ओजीडीसी, ये सारे कल 1-2 दिन शायद न्यूज़ बेसिस पे चलें। अगर न्यूज़ आ गई कि इनको मिल गया तो शायद 1-2 दिन ऊपर जाएं, फिर नीचे आना शुरू हो जाए। ये इन्वेस्टर को क्या उसे हाई कैप स्टॉक्स को हाई प्राइस पर बेचकर फिर, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है फिर रख दें। अगर ना लो पे मिला, अगर वो वहाँ से ऊपर चलना शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं ना किसी शेयर की, ये लास्ट बात कर लेते हैं, कोई ऐसा जो, चलें पीएसओ की ले लेते हैं। ये ना बातें जब हम करते हैं ना कि लॉन्ग हम बेच देते, काश हम यहाँ बेच देते, ये बाद में करते हैं जब मार्केट नीचे आ जाती है, वरना हम तो रोज़ इसीलिए उठते हैं ना कि आज मार्केट नीचे नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये यहाँ गया, आप लॉन्ग टर्म थे तो अच्छा, ये अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे यहाँ से, अब आप यहाँ चले गए, यहाँ आप बेचेंगे या नहीं? अब आपने क्योंकि ये सारा ग्राफ देख लिया, आप कहेंगे मैं यहाँ बेच देते, यहाँ मैं दोबारा पिक कर लेता और यहाँ से फिर यहाँ से मैं रैली लेता, लेकिन असल हकीकत में ना ऐसे होता ही नहीं है। असल हकीकत में ये होता है कि इतनी मारो मार पड़ी होती है, ऊपर नीचे होता है कि बंदा बेचने से भी डर रहा होता है, बंदे प्रॉफिट में नहीं बेचते कि इससे ऊपर ना निकल जाए। ठीक है, और ये जिस दिन मार्केट बाद में आती है ना, ठीक है, और उसके बाद ये देखते हैं कि हमने कैसे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो भाई ये मेरा आज का था लेक्चर, और मेरी बात सुने सारे जो इस्लामाबाद वाले हैं वो रजिस्टर्ड करा लें, बाद में ना कहिएगा। दूसरे जो हैं वो डेली लर्निंग कर रहे हैं, और कोई किसी का मशवरा हो तो वो पर्सनली मैसेज करके दे भी सकता है कि लर्निंग को इस तरह कर लें। पूरी कोशिश कर रहे हैं लर्निंग करने की। आपकी बैलेंस शीट हो गई है, आपकी ये हो गई है, ये 2 लेक्चर सुन लेंगे ना तो आप ईपीएस वाली से जान छूट जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा क्या चीज़ कंपनी की इंक्रीज़ हुई है, क्या चीज़ डिक्रीज़ हुई है, और खुद डिसीजन करें। ये 2 चीज़ें हो गई, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, आपका वो सेक्टर हो गया। अब हम दोबारा एक अपना पुराना लेक्चर जो था हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक, और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस पर अभी हम रीटेस्टिंग कर रहे हैं। उसका नाम है YC मून शॉट ट्रैकर। अब मैं सोच रहा हूँ अगला जो भी सेशन हो, हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर स्टॉक, और वो उस हिसाब से हम करें कि कैसे कैसे हमने इनको नंबर्स दे के इस चीज़ को देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नहीं, और वही लाइव मैं अपने स्क्रीन पे चलाऊं कि कैसे चीज़ों को फाइंड करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और सीखते रहेंगे यार। सर पिप्टिल का काइंडली बताते हैं। क्या चीज़? पिप्टिल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल का यार फ्यूचर। अभी अभी उसका कोई फ्यूचर, वो लोग कहते हैं कि रिकोडेक में बड़ा काम है, उसे प्रोजेक्ट मिल गए। वो जब कोई ऐसी न्यूज़ असल में आएगी ना और उसका हम फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे, देखें कोई न्यूज़ आती है उसके फाइनेंशियल इफेक्ट तो देखा करें ना, कि कोई सुबह आ जाए कि ये कंपनी खरीद रही है एक प्लाट। अब वो प्लाट क्या, मतलब देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ है। इसलिए हर न्यूज़ इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ भाई, कुछ न्यूज़ आर नॉट अ गुड न्यूज़। तो ये है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन अगर रह गया ना तो वो आप लोग फेसबुक पे हमारा ग्रुप है लर्न पीएसएक्स विद यंगस्टर। सेटलमेंट रेशियो का बता दे, कहाँ से देखते हैं? सेटलमेंट रेशियो भाई ब्रोकर आपको भेजता है, वरना एनसीसीपीएल की साइट पे जाएं, एनसीसीपीएल उस साइट पे जाएं, उधर सेटलमेंट रेशियो हर चीज मिल जाती है, मार्केट डाटा ब्रोकर सारे वहां से लेते हैं, आपको पूरी और मार्केट ये की BF सेटलमेंट। बायो का बता दें। बीएफ बायो बहुत अच्छा शेयर है जी, आप अगर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। उन्होंने एक मेडिसिन निकाली है जो बड़ी जादुई मेडिसिन है, इंसुलिन की जगह 1 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगाएं, पूरा हफ्ता आपकी शुगर ठीक रहेगी। वो महंगी है, बीएफ बायो की जितनी सेल है ना वो 7 अरब की सेल करते हैं, और 4 अरब की यही मेडिसिन बिकना शुरू हो गई है। तो अब उम्मीद है बीएफ बायो का रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच यार, ख्याल रखिएगा।